हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो फैला दीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चहेतों तक, ताकि आने वाले हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना है कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ अगर तो मुट्ठी कुछ ना आया हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो पहला कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप सक्सेस की राह पर चलना चाहते हैं तो आपको उसको सबसे पहले स्टार्टिंग करना होता है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आप जीरो तक रहते हैं। लेकिन जब आप अगर एक कदम बढ़ा देते हैं, सफलता होती है, उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या करना, धीरे धीरे आपका जो लक्ष्य होता है, वो टारगेट होता है, उसके आप धीरे धीरे पास जाते चले जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और उसके लिए आपको दिन रात जाकर के, रातों को नींदों से लड़ लड़ के उसको क्या करना पड़ता है, अपनी सफलता को हासिल करना पड़ता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। और जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे सफलता के उतने ही पास पहुंचते जाते हैं। तो यहाँ पर बिना समय गवाए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी जाकर के, ताकि आप सभी लोग उसमें जाके झंडे गाड़ सके। कल अपन ने देखा था, आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र सीएचओ का भी हाल ही में जो पेपर हुआ था रिसेंट में, उसमें से बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। एज इट इज क्वेश्चन आए थे, आपको बिना दिमाग लगाए तो आपने अगर जिसने पूरे वीडियो देखे होंगे उसको पता लग गया होगा कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचओ, मेनली सीएचओ के पर्पज से। तो एज इट इज बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले था। बात करी थी अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन आए थे। कोल्ड चेन में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो रेशियो था वहां पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन थे, और सभी मैक्सिमम एज इट इज आपके आंसर थे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में कि चिकन पॉक्स क्या होती है, स्मॉल पॉक्स क्या होती है। कठिन राहों में भी जो आसमां को घर बनाते हैं, कठिन राहों में भी जो आसमां को घर बनाते हैं, कठिन राहों में जो आसमां को घर बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें भी करती है प्रतीक्षा उस राह की, मंजिलें भी करती है प्रतीक्षा उस राह की, जो आसमां में सिड्डी लगाकर भी घर बनाते हैं। तो आपको कि सिड्डियां उन्हें मुबारक जितने सेठिया उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो अगर आप ऊंचा बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आज अपन डील करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स क्या होती है। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो अपन डील करते हैं कि यहाँ पर चिकन पॉक्स किससे होती है, स्मॉल पॉक्स किससे होती है। तो बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं अपन स्मॉल पॉक्स, जो कि आपका छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, और मेनली रेडिकेट हो गया है वर्ल्ड से भी और इंडिया से भी। यहां से पूरी तरीके से इसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया है। बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की, कि स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात होती है कि स्मॉल का मतलब होता है छोटे, लेकिन स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है बड़ी माता के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत बार, जैसे पिछली बार राजस्थान सीएचओ में पूछे हुए क्वेश्चन थे, हिंदी के पेपर में हिंदी आया था, तो वहां पर कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्मॉल पॉक्स के अगर जगह वो बड़ी माता देकर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको आंसर देना होता है कि स्मॉल पॉक्स होती है उसे बड़ी माता कहते हैं, जबकि चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से जानती है। बात करें कि ये क्या है, एक वायरल डिजीज होती है। वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज का मतलब होता है वायरस से फैलने वाली डिजीज होती है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव एजेंट होता है वो वेरियोला होगा। वेरियोला इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द वेरियोला। वेरियोला होता है वो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा, वेरियोला वायरस। और वेरियोला क्या है, एक वायरस होता है। तो वेरियोला वायरस क्या हो गया, इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिल सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अपन जब बात करेंगे तो मेनली ये 7 से 14 दिन का देखने को मिल सकता है। 7 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। या बात करें कि 1 to 2 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं वेरियोला वायरस की। तो वेरियोला वायरस के जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस का जो टाइप होता है, कितने टाइप का देखने को मिलेगा,
बात करते हैं तो वेरियोला वायरस होता है मेनली टू टाइप का देखने को मिलता है, वेरियोला वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। वेरियोला मेजर होता है फर्स्ट टाइप एंड वेरियोला माइनर के नाम, तो फर्स्ट हो गया मेजर, जो कि मेजर होता है इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टलिटी। मोर्टलिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा, मोर्टलिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, तो मोर्टलिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वेरियोला मेजर होता है। जो मेजर का मतलब होता है बड़ा, और जो सबसे ज्यादा घातक या डेंजरस होता है या फैटल होता है वो कौन सा होता है, वेरियोला मेजर इज द मोस्ट कॉमन कॉज होता है मोर्टलिटी का। अगर स्मॉल पॉक्स में मोर्टलिटी देखी जाती है किसकी वजह से देखी जाती है, तो वेरियोला मेजर की वजह से देखने को मिलेगी। सेकंड टाइप होता है इसका वेरियोला माइनर होगा। बात करते हैं अब इसके कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो एमओटी के बारे में अपन जब बात करेंगे, एमओटी का मतलब होता है कि ये इन्फेक्शन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो उसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। जैसे इसका मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो मेनली किससे देखने को मिलता है, ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होगा, और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में मेनली किससे होता है, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है मेनली देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये देखने को मिलता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होगा। अब ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि जैसे ही मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड पर्सन था, स्मॉल पॉक्स मेरे को हो गया, तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, तो इसलिए आपके गुरुजी को स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है समझाने के लिए, अगर बात करूं कि मेरे को अगर मान लीजिए सपोज दैट क्या था, स्मॉल पॉक्स था, और मेरे सामने अगर कोई पर्सन है, या मान लीजिए मैंने अगर स्नीजिंग करी, कफिंग करी या स्पीकिंग करी, और मेरे सामने अगर कोई पर्सन था, उसने मेरे से क्या निकले, ड्रॉपलेट निकले। ड्रॉपलेट में क्या था, वायरस था। अब जैसे ही दूसरे पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं था, हेल्दी पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन ने कफिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग करी, उसके दौरान ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकलेंगे, और वो ड्रॉपलेट जाकर के जैसे ही अगर मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है उसको इनहेल कर लेता है, तो उसकी वजह से जो फैलता है उसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होगा। वो जैसे ही जाकर के उसको क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाकर के हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, और उसमें क्या कर देता है, ये इन्फेक्शन कर देता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, तो दे क्वेश्चन यहाँ पर नोट करने हैं मेनली कि कॉजेटिव एजेंट वेरियोला होता है। जबकि बात करें स्मॉल पॉक्स के बारे में, चिकन पॉक्स की बात करें, तो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वहां पर वेरिसेला जूस्टर होगा, लेकिन स्मॉल पॉक्स का होता है वेरियोला वायरस होता है। आगे बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मेनली अगर बात करें कॉमन साइन एंड सिम्टम की कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो कॉमन साइन एंड सिम्टम, एसएस का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे कॉमनली, तो इसमें फीवर आ सकता है। फीवर का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। अब कितने से ज्यादा हो जाना, 99 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा हो जाना। आगे बात करते हैं फीवर हो गया। फीवर के बाद में मेनली देखने को मिलेगा इसमें हेडेक हो सकता है, हेडेक देखने को मिलेगा। फीवर होगा, हेडेक होगा, माइल्जिया होता है, और माइल्जिया का मतलब भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माइल्जिया किसे कहते हैं, तो माइल्जिया का मतलब होता है मसल्स पेन। जो छोटी छोटी टर्म होती है सीएचओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, लाइक दैट द माइल्जिया हुआ, मसल्स पेन हुआ। यहाँ पर एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया होता है, मतलब क्या होता है, तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। तो यहाँ पर मेनली फीवर होगा, हेडेक देखने को मिलता है, माइल्जिया, मसल्स पेन देखने को मिलेगा, बॉडी पेन होता है या बॉडी एक होगा, बॉडी में पूरी बॉडी में एक देखने को मिलता है, बॉडी एक देखने को मिलेगा। उसके साथ ही बात करें कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो यहां पर वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग वाली कंडीशंस भी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। आगे बात करेंगे इसमें रैशेस के बारे में कि रैशेस किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर साथ के साथ आपको क्या करते जाना है, यहाँ पर मेनली आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको नोटिस करते रहना है कि कौन कौन से कहां पर क्या होता है। तो साथ के साथ आपको राइट डाउन करके अपने नोट्स बनाने हैं, सेल्फ मेकिंग नोट, तो कि जब भी आप एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले इनको क्या करना है, फास्टली रिवीजन कर लेना है, ताकि आपने जो पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए, और क्विकली आप उनका
आंसर होगा आपके माइंड में जल्दी से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। इसलिए जो लोग अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं अक्सर एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। तो मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। बात करते हैं यहाँ पर रैसेस के बारे में कि रैसेस किस टाइप के रैसेस देखने को मिलते हैं। तो बात करूं कि सबसे पहले जो रैसेज होते हैं किस टाइप के आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें जो रैसेज आते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल में जो रैसेज होंगे वो कहां पर देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक्सिला नॉट अफेक्टेड, इसमें जो एक्सिला एंड सेंटर बॉडी पार्ट, एक्सिला और जो सेंटर बॉडी पार्ट होता है लाइक दैट द चेस्ट, एक्सिला और सेंटर बॉडी पार्ट होते हैं नॉट अफेक्टेड, बट क्या अफेक्टेड होगा, सोल एंड पाम आर अफेक्टेड, सोल एंड पाम आर अफेक्टेड होती है। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि मेनली आपको समझना है, डिफरेंस समझना है, सेंट्रीपीटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल या रैसेस देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि जो पर्सन होगा, अगर जिस पर्सन में स्मॉल पॉक्स हुआ है उसकी एक्सिला और चेस्ट होता है, सेंटर ऑफ चेस्ट ही अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन पाम और जो सोल होती है पैरों में वो मेनली अफेक्टेड देखने को मिलती है। बात करें रैसेस किस टाइप के रैसेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर रैशेज होते हैं उनका इरप्शन की बात करें, इरप्शन की बात करें या उनके इवोल्यूशन की बात करें, तो इरप्शन और इवोल्यूशन होता है रैसेज का वो स्लो देखने को मिलेगा, धीरे धीरे होते हैं। कैसे दिखते हैं, तो पीस बीन यानी मटर के दाने के आकार के दिखाई देते हैं। जब भी आप उनको क्या करोगे, टच करोगे, तो ऐसा लगेगा कि बॉडी में क्या है, मटर के दाने की तरह साइज के आकार के इनमें देखने को मिलते हैं। तो इरप्शन होगा या इवोल्यूशन होता है वो मेनली स्लो देखने को मिलता है, धीरे धीरे होता है। बात करें प्लियोमॉर्फिज्म की, तो नॉट फॉलो द नॉट प्लियोमॉर्फिज्म, नॉट प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है नॉट प्लियोमॉर्फिज्म का। अब प्लियोमॉर्फिज्म क्या होती है इसके बारे में भी समझना होता है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ऑल स्टेज ऑफ द रैसेज आर द सीन इन द सेम टाइम इन द सेम पर्सन। अगर एक पर्सन में स्टेज रैसेज की चारों स्टेज मैक्यूल, वैक्यूल, वसाइकल एंड पस्ट्यूल चारों एक साथ देखी जाती है एक ही पर्सन में, तो उसे प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऐसी एक साथ में चारों स्टेजेस नहीं देखी जाती है रैसेज की, इसलिए ये फॉलो नहीं करता है प्लियोमॉर्फिज्म को। इवोल्यूशन होता है, बिल्कुल इसमें क्या देखने को मिलेगा, स्लो होता है। बात करें कि कैसे होते हैं, तो यहां पर डीप इन नेचर रैसेज आर डीप इन नेचर, नेचर में कैसे होंगे, डीप होते हैं। और ये मेनली क्या छोड़ जाते हैं, तो यहां पर जैसे ही डीप नेचर में होते हैं तो परमानेंट स्कार होते हैं। तो इन केस ऑफ द वेरियोला, वेरियोला के केस में, वेरियोला मेजर वाले केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर अब ये डीप रैशेज होते हैं तो परमानेंट स्कार, लीव द परमानेंट स्कार, लिव द परमानेंट स्कार इन द बॉडी, बॉडी में परमानेंट स्कार छोड़ करके चले जाते हैं। जब भी आपने, अगर मान लीजिए आपने कोई पहले, अगर कोई किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ था, अगर उस पर्सन को आप देखते हैं तो उसकी बॉडी में पूरी तरीके से उसके स्कार होंगे, वो पाए जाते हैं। कभी भी इसके स्कार होते हैं वो नहीं जाते हैं। अगर उसमें मेरियोला, वेरियोला मेजर का इन्फेक्शन होता है तो उसमें पर्सन में लाइफ टाइम के लिए परमानेंट स्कार बनकर के रह जाता है। जैसे आप बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद में आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर परमानेंट एक स्कार बन जाता है। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है यहाँ पर स्मॉल पॉक्स का, तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, परमानेंट स्कार छोड़ करके वो चला जाता है। उस पर्सन में परमानेंट उसका स्कार होगा, उसकी जो सुंदरता होती है वो बेचारे की चली जाती है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा डेंजर साबित होती थी ये डिजीज, बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी रेट थे। आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसके केस में या परमानेंट स्कार छोड़ करके चले गए। अब बात करते हैं इनके इरेडिकेशन की, बात करेंगे
इरेडिकेशन, और इरेडिकेशन का मतलब होता है कि जड़ से खत्म कर देना। ये स्मॉल पॉक्स है उसको देश और दुनिया से पूरे तरीके से जड़ से खत्म करके हटा दिया गया है। तो बात करेंगे कि लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब आया था इंडिया में, भारत में लास्ट केस कब देखने को मिला? तो इंडिया में जो लास्ट केस आया था 17 मई 17 मई 1975 1975 17 मई 1975 को लास्ट केस नोटेट किया गया था भारत में। जो लास्ट केस आया था स्मॉल पॉक्स का वो कब आया था? तो आंसर देना है 17 मई 1975 को ये लास्ट केस भारत में देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला था लास्ट केस? तो बिहार में मेनली ये देखने को मिला था। आगे बात करते हैं कि यहां पर लास्ट केस इन वर्ल्ड में कब देखने को मिला। तो लास्ट केस वर्ल्ड में कब आया था? यहां पर मेनली जो लास्ट केस देखने को मिला वर्ल्ड में कब देखने को मिला? तो 26 अक्टूबर 1977 26 अक्टूबर 1977 को लास्ट केस देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला? वर्ल्ड में देखने को मिला। लास्ट केस इन द वर्ल्ड में लास्ट केस कब आया स्मॉल पॉक्स का? तो 26 अक्टूबर 1977 को देखने को मिला। कहां पर देखने को मिला? तो सोमालिया अफ्रीका में सोमालिया है उसमें यहां पर मेनली लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का, वो देखने को मिला। बात करते हैं इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कब इसको इरेडिकेट कर दिया गया? तो इंडिया से इसको इरेडिकेट कब घोषित कर दिया गया कि भारत से इसको पूरी तरीके से जड़ मूल से इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो 1977 में भारत से इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन बात करें फ्रॉम द वर्ल्ड इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड से इसको कब इरेडिकेट कर दिया गया? तो वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट किया गया था। कब किया गया? तो 8 मई 1980 को इसको वर्ल्ड से पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया, जड़ मूलन से इसको खत्म कर दिया गया। तो बात करते हैं यहाँ पर इरेडिकेशन की। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी डिजीज को पूरी तरीके से जड़ मूलन से उन्मूलन से जड़ से मिटा करके खत्म कर देना, उसका नाम निशान मिटा देना, ये इरेडिकेशन कहलाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर उस डिजीज को वहां से हटा देना, लेकिन इरेडिकेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको जड़ से खत्म कर देना। तो लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का इंडिया में कब देखने को मिला था? 17 मई 1975 को आया था, बिहार में देखने को मिला। लास्ट केस वर्ल्ड में कब आया था? 1977 में मेनली देखने को मिला। और कहां पर देखने को मिला? 26 अक्टूबर 1977 में और सोमालिया बिहार में देखने को मिला था। इरेडिकेट कब हुआ इंडिया से? तो इंडिया से 1977 में इरेडिकेट कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है, उसमें से भी ज्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंस ही देनी है तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन पर देना है। इरेडिकेट फ्रॉम द इंडिया से कब इरेडिकेट हुआ? 1977 में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हो गया? तो 8 मई 1980 को 8 मई 1980 को WHO ने ये साबित कर दिया या सर्टिफाइड कर दिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से क्या है, ये पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया। अब इरेडिकेट हुआ तो किस वजह से हुआ, कैसे इसको इरेडिकेट किया गया, और इसी तरीके से जो डिजीजेज होती है उनको इरेडिकेट किया जाता है, उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, रीजन होते हैं फॉर इरेडिकेशन के, कि किस कारणों की वजह से ये ऐसी हाईली कॉन्टाजियस डिजीज थी उसको इरेडिकेट कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है कि इसकी जो हाईली इफेक्टिव लाइव वैक्सीन थी इसकी। बात करते हैं कि रीजन ऑफ द इरेडिकेशन के कारणों के बारे में बात करेंगे। रीजंस फॉर इरेडिकेशन के कारणों के बारे में बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से ये क्या हो पाई थी, इरेडिकेट हो पाई थे। आगे बात करते हैं रीजन के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो रीजन था हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, हाईली इफेक्टिव लाइव वैक्सीन। और वैक्सीन कौन सी थी? लाइव
लाइव वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती थी, हाईली एक्टिव थी। यहाँ पर लाइव वैक्सीन कितनी देते थे, तो 0.5 ml लगाई जाती थी, 0.5 ml देते थे। कि रूट क्या था इसका, तो रूट था इसका मेनली देखने को मिलता था यहाँ पर सबकुटेनियस रूट से इसको वैक्सीन को लगाते थे, 0.5 ml लगाते थे। बात करते हैं लाइव वैक्सीन की, तो लाइव वैक्सीन की खोज करी थी, डिस्कवरी किसने करे थे, तो लाइव वैक्सीन की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी एडवर्ड जेनर ने, और इसीलिए इसको एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ द वैक्सीन के नाम से जानते हैं। अगर बात पूछ ली जाए कि फादर ऑफ वैक्सीन, अपन ने बहुत सारे फादर्स की बात करी हुई है, तो फादर ऑफ वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा। एडवर्ड जेनर ने खोज करे थे, किसके लिए बनाई थी, तो स्मॉल पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन कब बनाए थे, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाए थे। कब बनाई थी, 1796 में पहली वैक्सीन की खोज कर देते, जहां पर मेनली स्मॉल पॉक्स का लाइव वायरस पकड़ के, अभी जो लाइव वायरस वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड होती है, लेकिन बात करें यहाँ पर कि उसने एडवर्ड जेनर ने 1796 में क्या देखा, एक वायरस पकड़ा, लाइव वायरस पकड़ करके पर्सन की बॉडी में उसको एंटर करवा दिया, एडमिनिस्टर कर दिया। तो एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ द वैक्सीन के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर रॉबर्ट कोच को आंसर देना है। बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तो लुइस पास्चर होता है। बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो जॉन स्नो है। बात करें फादर ऑफ पीडियाट्रिक की तो अब्राहम जैकब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अपन फादर के बारे में बात करेंगे, ये अपना मेन पहलू था, इस वजह से ये क्या हो गया, यानी तो मेनली तो हाईली इफेक्टिव वैक्सीन थी। सेकंड बात करें तो यहाँ पर नो कैरियर स्टेज, किसी तरीके का कोई कैरियर स्टेज, नो कैरियर स्टेट, कोई कैरियर स्टेज नहीं थी, केवल केस स्टेज में पाई जाने वाली डिजीज थी। यहाँ पर कोई कैरियर स्टेज नहीं थी। नो एनिमल रिजर्वायर, नो एनिमल रिजर्वायर, किसी तरीके का एनिमल में इसका रिजर्वायर नहीं था। रिजर्वायर का मतलब होता है पर्सन में, यानी कि जो होस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो होस्ट होता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। तो एनिमल में इसका रिजर्वायर नहीं था, एनिमल में ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। बात करते हैं कि इसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ। अब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किसने दिया, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में WHO ने इसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दिया, WHO ने सहयोग किया, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये मेनली यहाँ पर इरेडिकेट होने में इसको हेल्प मिली। बात करते हैं नो सेकंड अटैक रेट, नो सेकंड अटैक रेट, सेकंड अटैक रेट थी वो नहीं थी। अब बात करें कि सेकंड अटैक रेट क्या होती है, पहले पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंडरी अटैक रेट और सेकंड अटैक रेट। तो मैं वापस से एक बार वापस समझा देता हूं कि सेकंड अटैक क्या होता है। सेकंड अटैक का मतलब होता है कि रीअकरेंस ऑफ द सेम डिजीज, रीअकरेंस ऑफ सेम डिजीज इन सेम पर्सन, सेम डिजीज के सेम पर्सन में जो वापस से रीअकरेंस होने के चांसेस होते हैं उसे नाम दिया जाता है, सेकंड अटैक के नाम से जाना जाता है। तो सेम डिजीज के सेम पर्सन में जो चांसेस होते हैं रीअकरेंस के, उन्हें नाम दिया जाता है, सेकंड अटैक रेट के नाम से जानते हैं, तो सेकंड अटैक रेट। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि सेकेंडरी अटैक क्या होती है, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है इन्फेक्टियस टू अदर, इन्फेक्टियस टू अदर या इन्फेक्टिवनेस ऑफ डिजीज, इन्फेक्टिंग टू अदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिशन की जो रेट होती है उसे नाम देते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई अगर डिजीज ट्रांसमिट होती है तो उसे सेकेंडरी अटैक के नाम से जाना जाता है। बात करें सेकेंड अटैक रेट की, रीअकरेंस ऑफ द सेम डिजीज इन सेम पर्सन। अगर मान लीजिए मेरे में पहले स्मॉल पॉक्स हो गया है तो दोबारा से उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, वापस से उसमें रीअकरेंस होने की जो, अगर मान लीजिए एक पर्सन में मेरे को स्मॉल पॉक्स हुआ तो दोबारा से स्मॉल पॉक्स होने की कितनी संभावना होती है उसे ही नाम दिया
दिया जाता है सेकंड अटैक रेट। रिकरेंस ऑफ द सेम डिजीज इन द सेम पर्सन इज नोन एज द सेकंड अटैक रेट। लेकिन सेकंड अटैक का रेट का मतलब होता है एक पर्सन में कोई डिजीज है तो दूसरे पर्सन में वो किस तरीके से और कितनी रेट से कितना इन्फेक्टियस कर सकती है, दूसरे पर्सन में कितनी स्पीड से जा सकती है, इसे नाम दिया जाता है सेकेंडरी अटैक रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉक्स था वो कंप्लीट हो गया है। देश और दुनिया से आने वाला हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। तो आगे बढ़ने वाले हैं कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अब भी समय है, लेकिन समय के पास समय नहीं है कि वो लौट कर आपको वक्त देगा। इसलिए वक्त ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। आपका क्या करना है कि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो आज आपको लड़कियों के पीछे या किसी सोना बाबू के चक्कर में पड़ करके दीवाना नहीं होना है। आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना करके जाएगी। इसलिए अगर आपको नशा ही करना है, अगर आपको नशा ही करना है तो मेहनत का करो ना यार। अगर बीमारी भी लगेगी तो सक्सेस वाली लगेगी। इसलिए आपको मेहनत को अपना हथियार बनाना है और जिंदगी की उन राहों में जाकर के अपनी सफलता का परचम लहराना है। तो बात करने वाले हैं अब इसके बाद में बात करेंगे अपन स्मॉल पॉक्स पर लिया अपन ने, अब चिकन पॉक्स की बारी है। चिकन पॉक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक जोड़ लीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों को ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो आगे बढ़ने वाले हैं अपन स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब चिकन पॉक्स की बारी आती है। यहाँ पर चिकन पॉक्स का पोस्टमार्टम करना है। बात करेंगे चिकन पॉक्स किससे फैलती है। तो चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलने वाली डिजीज होती है। चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स, अब चिकन पॉक्स क्या है। चिकन पॉक्स को नाम दिया जाता है छोटी माता के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे अपन छोटी माता क्या होती है, बड़ी माता क्या होती है। छोटी माता एंड बड़ी माता अपन ने पढ़ ली है पहले। स्मॉल पॉक्स इज आल्सो नोन एज बड़ी माता एंड चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन एज द छोटी माता। बात करते हैं किससे फैलने वाली डिजीज है। तो ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज होती है। आपने देखा होगा, गौर फरमाइए, जितनी भी अपन ने कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी है उसमें से ज्यादातर डिजीज किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस बहुत ही ज्यादा बेकार होता है यहाँ पर मेनली, जो कि यहाँ पर क्या करता है, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाता है। अपन ने एमएमआर पढ़ा, मीजल्स मम्स रूबेला पढ़ा, रेबीज पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा, यहाँ पर उसके बाद में स्मॉल पॉक्स पढ़ा, इन्फ्लुएंजा पढ़ा, एचआईवी पढ़ा। ये सभी क्या है, किससे फैलती है, मीजल्स मम्स रूबेला। ये सभी डिजीज क्या होती है, मेनली किससे फैलने वाली डिजीजेस थे। तो यहाँ पर वायरस से फैलने वाली डिजीज है, वायरल डिजीज होती है। बात करें इसके कि पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पर वेरिसेला जूस्टर वीजेड वायरस होता है। वेरिसेला जूस्टर वायरस से ये फैलने वाली डिजीज होती है। तो वीजेड वायरस या वेरिसेला जूस्टर वायरस होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वीजेड वायरस या वेरिसेला जूस्टर वायरस से फैलती है। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको मेनली आप चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होते हैं उनके में उलझ करके रह जाते हैं। तो चिकन पॉक्स होता है, उसका वायरस होता है वेरिसेला जूस्टर होगा। लेकिन बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो मेनली वेरियोला देखने को मिलता है। ये मेनली डिफरेंस होता है दोनों में। बात करें इसके फैमिली की, कहां से ये बिलोंग करता है। तो इट बिलोंग्स फ्रॉम द जूस्टर। यहां पर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ह्यूमन हर्पेस वायरस, ह्यूमन हर्पेस अल्फा वायरस से ये बिलोंग करता है। तो इट बिलोंग फ्रॉम द ह्यूमन हर्पेस It belongs from the human herpes अल्फा वायरस। ह्यूमन हर्पिस अल्फा वायरस ग्रुप थर्ड से ये मेनली क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ग्रुप थर्ड ह्यूमन हर्पिस अल्फा वायरस ग्रुप थर्ड से ये बिलोंग करती है। बात करते हैं चिकन पॉक्स का। तो ये बिलोंग पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला जूस्टर होता है, वीजेड वायरस होगा। बिलोंग किससे करता है, तो ह्यूमन हर्पिस अल्फा वायरस ग्रुप थर्ड से ये बिलोंग करता है। ये कॉमनली किसमें देखने को मिलती है, तो ये क्या है, मेनली चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है। मेनली किसमें देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। लेस देन 5 ईयर में देखने को मिलता है। बट इट कैन अफेक्ट एनी एज ऑफ
पर्सन को, किसी भी एज के पर्सन को मेनली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन बात करें कि ये कौन सी में देखने को मिलता है, तो कौन सी एज में मेनली देखने को मिलता है, चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है, 5 साल से छोटे बच्चों में मेनली देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है, कोई सी भी उम्र में देखने को मिल सकता है, एट एनी एज ऑफ द टाइम पर कभी भी ये किसी में देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सिंगल टाइम इन्फेक्शन के, सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड द लाइफ टाइम इम्यूनिटी, सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है। अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया है चिकन पॉक्स का, तो उसमें लाइफ टाइम आप में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन के विरुद्ध में क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड द लाइफ टाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी कब तक प्रोवाइड कराता है, तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी ये क्या करवा देगा, आपको प्रोवाइड करवा देता है। यानी अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया है चिकन पॉक्स का, तो वापस से आपकी रिकरेंस की रेट होती है, सेकंड अटैक रेट मेनली यहाँ पर 0 देखने को मिलती है। तो सेकेंड अटैक रेट की बात करें, जहां पर रिकरेंस ऑफ द सेम डिजीज इन सेम पर्सन में, जो सेम पर्सन में सेम डिजीज होने के चांसेस होते हैं, सेकेंड अटैक रेट कहलाती है। और ये 0% देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आपको सिंगल इन्फेक्शन होता है, जब भी आपको डिजीज होती है, तो उसको आपको एक पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन बात करें सेकेंडरी अटैक रेट की, सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में कि सेकेंडरी अटैक रेट कितनी होती है, तो मेनली ये 90% देखने को मिलती है। अगर आप मान लीजिए किसी एक पर्सन को चिकन पॉक्स है, तो दूसरे पर्सन में जो फैलने की रेट होती है वो 90% क्या हो सकती है, दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकती है। इसीलिए सेकेंड अटैक रेट होगा 0% होती है, सेकेंडरी अटैक रेट होती है 90% होती है। इसीलिए क्या है, हाईली इन्फेक्टियस होती है, और हाईली इन्फेक्टियस है, इसीलिए इसको मेनली क्या करके रखा जाता है, यहाँ पर आइसोलेट करके रखते हैं पर्सन को। अब आइसोलेशन होता है, कौन से टाइप का प्रिवेंशन होता है, तो आइसोलेशन इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपने पढ़ा हुआ है, प्रिवेंशन जब भी पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आइसोलेशन क्या है, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। अब आइसोलेशन कितना करना होता है चिकन पॉक्स के केस में, तो 1 to 2 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर द appear of rashes। क्या करते हैं, आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन कौन से टाइप का प्रिवेंशन होता है, तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। लेकिन बात करें क्वारंटाइन की, जो कि मेनली आपको कोविड ने सिखा दिया है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। क्वारंटाइन होता है प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, क्या देखने को मिलेगा, आप पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, हेल्दी पर्सन है, लेकिन वो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ गया है या कॉन्टेक्ट में आया, तो उसे क्या करना होता है, क्वारंटाइन करना होता है। कब तक करते हैं, मैक्सिमम उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है तब तक करते हैं। लेकिन बात करें आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन कब तक किया जाता है, मैक्सिमम उसकी जो इन्फेक्टिविटी होती है, इन्फेक्टिविटी का मतलब होता है कि दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन कर सकता है, तो तब तक उसको क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो यहाँ पर कब तक आइसोलेशन करेंगे, 1 to 2 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर द एपियर ऑफ रेसेस। जैसे रेसेस होती हैं उसके 1 से 2 दिन पहले से लेकर के 4 से 5 दिन बाद तक उसको क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो टोटल उसको आइसोलेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है, टोटल इसमें 7 days का आइसोलेशन किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आगे बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका एमओटी कितना देखने को मिलेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि कौन सा होता है, तो यहाँ पर मेनली भी यहाँ भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। आपने ज्यादातर क्वेश्चन में देखा होगा कि मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलता है ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉपलेटरी कैसे फैलते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलने वाले इन्फेक्शन होते हैं, मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन उसने स्नीजिंग कफिंग किया या स्पीकिंग किया, तो उसके वायरस थे वो ड्रॉपलेट के साथ में निकल करके कहां चले गए, दूसरे पर्सन के पास गए, और उस पर्सन ने, हेल्थी पर्सन ने उनको इन्फेक्टेड कर लिया, तो वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है किससे देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड नंबर की बात करेंगे और किससे हो सकता है, तो यहाँ पर कंजेनाइटल वेरिसेला देखने को मिल सकता है। तो कंजेनाइटल
कंजेनाइटल वेरिसेला। और कंजेनाइटल वेरिसेला कैसे फैलता है? तो कंजेनाइटल का मतलब होता है मदर टू फीटस, मदर से फीटस में इंफेक्शन चला जाता है, उसे कंजेनाइटल के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे अगर उसको क्या हो जाता है, यहाँ पर मेनली स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का इंफेक्शन हो जाता है, कोई भी इंफेक्शन हो जाता है देश और दुनिया का, और मदर से अगर फीटस में ट्रांसफर हो जाता है वो इंफेक्शन, तो उसे नाम देते हैं कि कंजेनाइटल इंफेक्शन होगा, जो मदर से उसके बच्चे में चला जाता है, जिसे किस नाम से प्लेसेंटल या फिर कंजेनाइटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कंजेनाइटल वेरिसेला हो सकता है। मेनली कब देखने को मिलेगा? तो मेनली ये देखने को मिलता है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली ये देखने को मिलता है। अब ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो ट्राइमेस्टर का मतलब होता है प्रेगनेंसी को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट, अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो 2 सेकंड का समय है, जल्दी से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और धांसू टॉपिक है, तो फैला दीजिए इसे आग की तरह, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सभी को लाभ मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ बेहतर ही लिखा था इससे आपकी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, और वो शीशा है मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको, अगर मेहनत को आप अपना हथियार बना लेते हैं तो देश और दुनिया में आने वाली हर मुसीबतों से आप लड़ करके आसानी से अपने संघर्ष के पथ पर चल करके आप आसानी से अपना विजय हासिल कर सकते हैं। आप कल भी विजेता थे, आज भी विजेता है, और आने वाले हर एग्जाम में विजेता बनकर के उभरोगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। आगे बात करने वाले हैं, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो रैसेज से देखने को मिलेगा। इसमें जो रैसेज आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरीके के रैसेज देखने को मिलता है? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल देखने को मिलेगा, मेनली चेस्ट या केंद्र की साइड आते हैं, तो चेस्ट होगा वो मेनली सेंटर में होता है, इसलिए यहाँ पर चेस्ट होगा मेनली अफेक्टेड होता है, एक्सिला अफेक्टेड होगी। आगे बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ बॉडी यहाँ पर मेनली अफेक्टेड देखने को मिलता है। बात करेंगे कि किस तरीके के होते हैं, तो ये सुपरफिशियल रैसेज होते हैं। जैसे ही आपके चिकन पॉक्स खत्म होता है कुछ दिनों के बाद उसके रैसेज होते हैं वो धीरे धीरे होकर के डिसअपियर हो जाते हैं लाइफ टाइम में। ऐसा कहा जाता है कि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन लाइफ टाइम में हर पर्सन को एक बार जरूर होता है, एक बार होता है लेकिन जरूर होता है, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर जन्म के समय पर हो जाता है, एज ए गुड वेल एंड गुड होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको जन्म के टाइम पे हो गया, बर्थ के टाइम पे हो जाता है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेनली क्या देखने को मिलेगा, इसके स्किन में रैशेस नहीं रह पाते हैं, वो आसानी से इजी वे में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अडल्ट एज में होता है तो उसके अपेयर नहीं होते हैं, उसके जो रैशेज होते हैं वो मेनली देखने को मिल सकते हैं स्किन पर। बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की कि इसका इंक्यूबेशन या आईपी कितना होता है। आईपी की बात करें तो यहाँ मेनली देखने को मिलेगा 14 to 16 डेज का देखने को मिलता है, 14 से 16 दिन का देखने को मिलेगा। या बात कर सकते हैं इसको कि मेनली ये कितना हो सकता है, 2 वीक्स का देखने को मिल सकता है। तो आईपी होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, उससे लेकर के उसको जो मेनली साइन एंड सिम्टम आता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो शो करता है, तब तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है विंडो पीरियड किसे कहते हैं। तो विंडो पीरियड का मतलब होता है जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने से लेकर के फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है बॉडी में, उसको कहा जाता है मेनली, आपको क्या कहोगे, विंडो पीरियड कहते हैं, जो कि एचआईवी में मेनली देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स को क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली भाई अगर कॉमन साइन एंड सिम्टम होंगे, कॉमन साइन एंड सिम्टम कब देखने को मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम कब आते हैं, इन प्रोड्रोमल स्टेज में मेनली कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। क्या क्या हो सकता है इसमें मेनली, तो फीवर देखने को मिलेगा, स्मॉल पॉक्स की तरह यहाँ पर फीवर आएगा। फीवर के बाद में बात करें तो वही हेडेक देखने को मिलेगा, फीवर
हेडेक, माइल्जिया होगा मसल्स में, माइल्जिया होगा मसल्स पेन देखने को मिलता है, बॉडी एक देखने को मिलेगा, तो सीवियर बॉडी एक होता है तो बॉडी एक होगा, यहाँ पर बॉडी होगा, बॉडी बॉडी नहीं है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर देखने को मिलेगा सीवियर बॉडी एक देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा, आपका बदन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दर्द करने लग जाएगा। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से और कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ये कॉमन साइन सिम्टम आएंगे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आएगा कि रैशेज किस टाइप के होते हैं, तो रैशेज से यहाँ पर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें रैशेज की, तो रैशेज में मेनली ये देखने को मिलता है सेंट्रीपिटल होते हैं, इसके जो रैशेज होते हैं सेंट्रीपिटल देखने को मिलेगा। अब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अफेक्टेड एक्सिला एंड सेंटर ऑफ चेस्ट, एक्सिला और सेंटर ऑफ चेस्ट होता है वो मेनली सेंटर ऑफ बॉडी देखने को मिलेगी, वो क्या होगी इसमें मेनली अफेक्टेड होती है। पाम एंड सोल होते हैं इसमें मेनली अफेक्टेड नहीं देखने को मिलेगा, तो अफेक्टेड होगा इसमें एक्सिला और सेंटर ऑफ द चेस्ट या बॉडी होती है, मेनली सेंटर बॉडी ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ से कि किस तरीके के ये रैशेज होते हैं, तो ये सुपरफिशियल होते हैं। अब दोनों में अपन कंपैरिजन करते हुए चलते हैं कि स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स में सेंट्रीपिटल नहीं था, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल था जो मेनली सोल एंड पाम को अफेक्टेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर चिकन पॉक्स में क्या होता है, छोटी मात्रा में सेंट्रीपिटल होता है, अफेक्टेड करेगा मेनली एक्सिला और सेंटर बॉडी पार्ट को। बात करें इसमें जो स्मॉल पॉक्स में रैशेज थे वो कैसे थे, डीप रैशेज थे, लेकिन यहाँ पर जो रैशेज होते हैं वो मेनली सुपरफिशियल इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, इसलिए ये परमानेंट मार्क नहीं छोड़ते हैं, परमानेंट स्कार नहीं छोड़ के जाते हैं। बात करें इनके इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन या इरप्शन की बात करते हैं कि इनका इवोल्यूशन या इरप्शन होता है कितना जल्दी होता है या फास्ट होता है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन होगा मेनली फास्ट या फास्ट देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी इसमें क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में रैशेज होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज थे वो किनके प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल स्लो होती है। आगे बात करते हैं कि ये मेनली क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां पर स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि प्लियोमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलता है, तो मेनली यहां पर देखने को मिलेगा चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, छोटी मात्रा में देखने को मिलता है। अब प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऑल स्टेज ऑफ द all stages of the races are seen in the same time in same person, सेम टाइम इन सेम पर्सन, सेम पर्सन में सेम टाइम अगर सभी स्टेजेस देखी जाती है तो उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर all the stages of the races are the seen in the same time in the same person। इसका मतलब होता है अगर किसी पर्सन में एक साथ पूरी रेसेज की चारों स्टेज, अब चारों स्टेज कौन कौन सी हो सकती है, ये मेनली क्या देखने को मिल सकता है, मैक्यूल हो सकता है, पैप्यूल हो सकती है, वेसाइकल होगा, या फिर स्कैब, स्कैब या पस्ट्यूल कह सकते हैं। स्कैब और पस्ट्यूल चारों अवस्थाएं होती है या 4 स्टेज होती है रेसेज की, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल एंड पस्ट्यूल। सेम पर्सन में, एक ही पर्सन में एक साथ अगर चारों एक साथ देखी जाती है तो उसे प्लियोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लियोमॉर्फिज्म से आता है, कहां पर ये अपीयर होते हैं इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो मैक्यूल क्या होता है, मैक्यूल का मतलब होता है केवल ये रेडनेस, रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन का क्या हो जाएगा यहाँ पर रेडनेस होगा। कैसा होता है, तो मेनली फ्लैट देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए फ्लैट यहाँ पर आप गौर से देखिए, अगर यहाँ पर ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ अगर यहाँ पर रैसेज या चकता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपको क्या करोगे इसको पालपेट करोगे तो फ्लैट नजर आता है, तो क्या है केवल रेड कलर का दिखाई दे रहा है, पालपेट करने पर फ्लैट होता है, तो मैक्यूल के नाम से जानते हैं। बात करें पैप्यूल की, पैप्यूल क्या होता है, तो यहाँ पर रेड रैशेज होगा, रेड रैशेज होते हैं, और ये क्या होते हैं, एलिवेट होते हैं। जब भी आप पालपेट करोगे तो एलिवेट देखने को मिलेगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ये रैशेज था,
अब ये पहले क्या था, मैक्यूल था। लेकिन बात करें कि पैप्यूल क्या होता है, तो यहाँ पर इस तरीके का अगर उभरा हुआ हिस्सा या एलिवेट पाल्पेट करने पर आपको एलिवेट या उभरा हुआ अगर हिस्सा नजर आता है तो उसे नाम दिया जाता है पैप्यूल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वेसाइकल क्या होता है। अब बात करते हैं कि वेसाइकल क्या होते हैं। तो वेसाइकल का मतलब होता है कि फ्लूइड फिल्ड इन रैसेज। अगर रैसेज में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है तो उसे वेसाइकल कहते हैं। अब यहाँ पर जहां पर उभरा हुआ रैसेज था, अगर इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है वेसाइकल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसमें पस हो जाती है तो पस फॉर्मेशन, अगर पस का फॉर्मेशन हो गया है तो उसे नाम देते हैं पस फॉर्मेशन इन एंड रैसेज। अगर रैसेज में पस हो जाती है तो उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर स्कैब या पस्ट्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये मेनली आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं नेचर में, इसलिए परमानेंट स्कार नहीं छोड़ते हैं। इवोल्यूशन या इरप्शन होता है, फास्ट होता है या तेज देखने को मिलेगा, जल्दी से पूरी बॉडी को क्या कर लेते हैं, ये कवर कर लेते हैं। और जो नेचर में कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बॉडी में दोनों साइड में क्या होगा, एक साथ देखने को मिलता है, सिमेट्री में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं जो रैसेज होते हैं कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि जो रैसेज होते हैं किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यू होती है, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पीटल, तो इसमें जो रैसेज होंगे वो कैसे नजर आएंगे, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रॉस पीटल्स। इसका मतलब हो गया कि ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पीटल। जैसे मान लीजिए गुलाब की पंखड़ियों पर क्या पड़ी हुई है, सर्दियों का मौसम था, गुलाब की पंखड़ियों पर जैसे ही मान लीजिए आपके घर में या आपके बगीचे में कोई गुलाब लगा हुआ है और सर्दियों में क्या पड़ती है, ओस की बूंदें पड़ती है, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पीटल। अब रोज की पीटल्स पर, गुलाब की पंखड़ियों पर क्या देखने को मिलती है, ओस की बूंदें देखने को मिलती है। तो एक बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको क्या करना है, अगर इस तरीके का आपको नजारा देखने को मिलता है या इस तरीके के रैसेस देखने को मिलता है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि गुलाब की पंखड़ियों पर ओस की बूंदें गिरी हुई है, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पीटल, तो इसे नाम दिया जाता है। मेनली किसमें देखने को मिलती है, तो ये अपीयरेंस किसमें देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुलाब की पंखड़ियों पर क्या लगी हुई है, ओस लगी हुई है। तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि रोमांटिक माहौल बन गया है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर उसको क्या हुई है, डिजीज हुई है, इसमें रैसेज हुए हैं चिकन पॉक्स के, और इसीलिए उसमें ऐसा लग रहा है कि गुलाब की पंखड़ियों पर ओस की बूंदें गिरी हुई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो उसमें स्कैब बनता है या पस्ट्यूल बनता है, वो कब स्कैब फेड टू स्टार्ट आफ्टर 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन बाद में जो स्कैब बनाता है, पस्ट्यूल बनाता, वो क्या होने लग जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होने लग जाएगा, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, फूटने लग जाता है। तो यहाँ पर जो स्कैब या स्कैब बनाता या पस्ट्यूल बनाता, वो क्या हो गया, फेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ये आपके मेनली किसमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा आपके रैसेज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन है। अब जल्दी से आपके पास में 2 सेकंड का टाइम है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ इसके आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगे बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इंफेक्शन हो सकता है या सिंगल्स बन सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन होती है चिकन पॉक्स के, वो सिंगल और चिकन पॉक्स में हर्पिस जूस्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिवेशन हो जाता है वायरस का बॉडी में, उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है। तो मेनली इसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, हर्पिस का इन्फ्लेक्शन हो सकता है। और सेकंड बात करें हर्पिस जोस्टर के, और सेकंड बात करें कि इसमें सिंगल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर
बात करते हैं मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की चलो बात कर लेते हैं। बात करेंगे, इसमें कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस टेस्ट नहीं करते हैं, आपको देख के ही इसके रैसेज को पता लग जाता है, रैसेज से इसको डिजीज को पहचान सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन जो अपन ने पहले भी लिखाए हुए क्वेश्चन है वापस से मैं रिवीजन करा देता हूं कि बहुत से ज्यादा रैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्टली कहां पर अपीयर होते हैं। तो 3 क्वेश्चन एक क्लास से मैं आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूं इस टॉपिक से, तो जल्दी से आप अपनी कमर कस करके तैयार हो जाइए कि रैसेज फर्स्टली अपीयर, रैसेज कहां पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो मैं बात करूं कि यहां पर चिकन पॉक्स में कहां पर रैसेज सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो मेनली जो रैसेज होते हैं चिकन पॉक्स पर कहां पर देखने को मिलते हैं, तो यहां पर चेस्ट पर देखने को मिलेगा, चेस्ट में या सेंटर ऑफ द बॉडी पर देखने को मिलते हैं। चेस्ट की बात करें या फिर बात कर सकते हैं कि मेनली आपके चेस्ट पर देखने को मिलते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स पर मेनली सबसे ज्यादा पहले देखने को मिलेगा। कहां पर होता है, तो यहां पर मेनली चिकन पॉक्स में चेस्ट पर देखने को मिलता है। सेकंड बात करूं कि रैसेज फर्स्टली अपीयर इन द, अब चिकन पॉक्स की जगह मैं बात करूं मीजल्स की, मीजल्स, और मीजल्स को किस नाम से जानते हैं, रूबियोला, और थर्ड नाम दिया जाता है इसको फोर्थ डे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो मीजल्स के 3 नाम होते हैं, मेजल, रूबियोला एंड फोर्थ डे फीवर। तो उसमें जो मेनली फर्स्ट अपीयर होता है, रैसेस फर्स्टली अपीयर कहां पर होते हैं, तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा रेट्रो ऑरिकल होता है। अब रेट्रो ऑरिकल का मतलब होता है बिहाइंड द ईयर के पीछे देखने को मिलता है। सबसे पहले मेजल्स में कहां पर रैसेस डेवलप होते हैं, तो रेट्रो ऑरिकल होगा बिहाइंड द ईयर के पीछे मेनली देखने को मिलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहां पर आपको स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट करना है कि अगर रूबेला या जर्मन मीजल्स होता है, अब रूबेला या रूबेला जर्मन मीजल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि रूबेला में क्या होता है, रूबेला को नाम दिया जाता है जर्मन मीजल्स एंड इट इज आल्सो नोन एज थर्ड डे फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके भी 3 नाम हो गए, रूबेला, जर्मन मीजल्स और थर्ड डे फीवर। मेनली इसमें कहां पर सबसे पहले रैसेज अपीयर होते हैं, तो इसमें सबसे पहले रैसेज होते हैं फेस पर आते हैं। पर्सन का जो चांद सा मुखड़ा आता होता है, यहाँ पर मेनली चांद से मुखड़े पर सबसे पहले रैसेज किसमें आएगा, चिकन पॉक्स में, सॉरी जर्मन मीजल्स में आते हैं, रूबेला में आते हैं और थर्ड डे फीवर में देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर की बात करें तो मीजल्स, रूबियोला और फोर्थ डे फीवर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें मेनली जो फर्स्ट अपीयर होता है रैसेज का वो रेट्रो ऑरिकल होगा, बिहाइंड द ईयर आते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो रैसेज फर्स्टली अपीयर कहां पर होते हैं, चिकन पॉक्स में, चेस्ट पर मेनली देखने को मिलेगा, जहां पर चेस्ट पे सबसे पहले रैसेज अपीयर होते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि इसका डी या डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो कोई इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट नॉन स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक इसका टेस्ट नहीं होता है। इसके रैसेज को देख करके आप क्या लगा सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो जो वेसाइकल बनाता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें उसका कल्चर करवा करके उसके वायरस का आप पता लगा सकते हैं। बात करें इसमें मेनली ट्रीटमेंट की, किसका ट्रीटमेंट क्या होगा या मैनेजमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेनली यहां पर क्या क्या दे सकते हैं, तो सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट देना होता है और उसके साथ साथ क्या देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक्स के साथ देते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर एंटीबायोटिक देने का क्या रोल है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो वायरल इंफेक्शन में वर्क नहीं करती है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है, टू प्रिवेंट द या टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ, एंटीबायोटिक का देने का पर्पज क्या होता है, टू रिड्यूस द chances of the complication of bacterial complication,
जो बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस होती है, बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, लाइक दैट द न्यूमोनिया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया मेनली इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द, अगर मान लीजिए इन यहां पर मेनली एंटीवायरल नहीं देते हैं, लेकिन अगर वायरल एंटीवायरल कब देते हैं, इन केस ऑफ द हर्पेस, इन केस ऑफ द हर्पेस एंड सिंगल्स, अगर उसमें सिंगल्स डेवलप हो गए हैं या हर्पिस का इंफेक्शन हो गया है तो उन केस में क्या देते हैं, एंटीवायरल। और एंटीवायरल कौन कौन सी देते हैं, तो मेनली आपको याद रखना है एंटीवायरल कौन कौन सी दी जाती है। यहां पर मेनली एसाइक्लो देते हैं, एसाइक्लोविर के नाम से जानी जाती है। मेनली क्या देंगे एंटीवायरल में, एसाइक्लोविर देते हैं, वेल्सिविर देते हैं, वेल्सिविर और एंटीसाइक्लोविर देते हैं। तो ऐसे देते हैं तो दिन में टीडीएस देंगे, दिन में 3 बार आपको देना है, सुबह शाम और रात को देना होता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग और यहाँ पर नाइट में मेनली देना होता है। बात करते हैं टीडीएस का मतलब क्या है, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार देना है, ओडी का मतलब है दिन में 1 बार देना है। और बात करें क्यूआईडी की तो दिन में 4 बार देना होता है। तो यहाँ पर कौन सी देते हैं, इन केस ऑफ द सिंगल्स और एंटीवायरल के, सिंगल्स और हर्पिस के केस में क्या देनी है, एंटीवायरल देनी है। मेनली एंटीवायरल ऐसे यूज नहीं करते हैं, एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। जैसे मान लीजिए फीवर आ रहा था, एंटीपायरेटिक दे दो, पेन हो रहा था तो उसके लिए एनाल्जेसिक दे दो, वॉमिटिंग हो रही थी एंटीएमेटिक दे दो। ये क्या है, सभी एंटी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आगे बात करेंगे अगर एंटीवायरल देनी है तो कौन सी दे सकते हैं, एसाइक्लोविर को फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, वेल्सिविर दे सकते हैं, टीडीएस देंगे, दिन में 3 बार देनी है। तो ये इसका क्या है, मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। आगे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, पढ़ने वाले हैं कि वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो आगे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो इसमें सिंगल या हर्पिस का इंफेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन पूछ ली जाए कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द चिकन पॉक्स की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो यहाँ पर लेट कॉम्प्लिकेशन होगा, लेट, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। मेनली लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, हर्पिस वायरस इंफेक्शन हो सकता है, हर्पिस वायरस इन्फेक्शन, हर्पिस वायरस का यहाँ इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, या उसमें क्या बन सकता है, सिंगल्स बन सकते हैं। और इन केस में अगर हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन है और सिंगल है तो यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ती है, यहाँ पर एंटीवायरल देनी पड़ती है। तो अगर पर हर्पिस का वायरस का इन्फेक्शन हो गया या फिर सिंगल्स बन गए तो एंटीवायरल देनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं इसके मेनली वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती है, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या क्या इसका पर्पस होता है, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो कौन सी देखने को मिलेगा। तो वैक्सीन क्या होती है, ये एक मेनली क्या है, लाइव वायरस वैक्सीन, लाइव वायरस वैक्सीन होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेनली कौन सी वैक्सीन होगा, लाइव वैक्सीन होती है। अब लाइव एटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन होती है। आगे बात करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, वैक्सीनेशन पढ़ाया था, इम्यूनाइजेशन, दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। परिचोर थी दिल्ली में, क्या था, किल्ड वैक्सीन का निमोनिक था। लेकिन बात करें बॉय लव द क्राइम पे कि प्यार करता है, लेकिन किससे करता है, बॉय वो प्यार करता है, क्राइम से करता है। तो वहां पर मेनली देखने को मिला था कि बॉय लव द क्राइम, तो सी का मतलब था चिकन पॉक्स। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। तो ये क्या है, लाइव वैक्सीन है। बात करें कितनी लगाते हैं, डोज कितनी होती है, तो 0.5 ml लगाई जाती है। रूट की बात करें कि इसका रूट क्या देखने को मिलेगा, तो रूट होता है सबकुटेनियसली इसको दिया जाता है, सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है, निकोटेनियस टिश्यू के नीचे सबकुटेनियस में दिया जाता है। और सबकुटेनियस कितने डिग्री पर लगाते हैं, तो 45 डिग्री के एंगल पर इसको लगाया जाता है, 45 डिग्री एंगल पर इसको मेनली दिया जाता है सबकुटेनियस को। बात करते हैं लाइव वैक्सीन होती है, इसके कितने डोज लगाते हैं, तो लाइव वैक्सीन होगा। अब लाइव वैक्सीन में कब लगाना है, तो लाइव वैक्सीन को कब लगा सकते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 12 मंथ की एज के बाद में इसको मेनली लगाया जाता है। कितना लगाते हैं, 2 डोज के बीच का गैप होता है, गैप कितना होगा, तो गैप बिटवीन
टू डोज है, दो डोज के बीच का गैप कितना रखना है। तो अगर मान लीजिए 5 साल से छोटा अगर कोई चिल्ड्रन है लेस देन द 5 ईयर, अगर कोई चाइल्ड है जिसकी उम्र है वो 5 साल से कम है लेस देन 5 ईयर है, तो उसमें कैसे लगानी है। तो उसमें जो गैप रखना है लेस देन 5 ईयर में वो 4 टू 2 डोज के बीच का जो गैप है कितना रखना है, तो 4 टू 6 मंथ का उसमें गैप रखना है। लेकिन बात करें कि अगर कोई अडल्टहुड या एडोलेसेंट में आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें जो गैप होता है वो कितने का रखना है, 28 डेज का, या फिर उसमें 4 वीक का आपको गैप रखना होता है। तो ये मेनली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऐसी रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, आफ्टर द एज ऑफ द 12 मंथ के बाद में लगाते हैं। लेकिन बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 2 डोज के बीच का जो गैप होता है वो 4 से 6 महीने का रखना है। लेकिन अडल्टहुड और एडोलेसेंट में 28 दिन का 2 के बीच का मिनिमम गैप रखते हैं, तो 28 दिन या 4 वीक का इसमें 2 डोज के बीच का गैप रखा जाता है। यहां पर ये मेनली आपने बात पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो डोज होती है, अब लाइव वैक्सीन है और वैक्सीन से अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी कौन सी मिलती है, तो आर्टिफिशियल मिलेगा, आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल होगी तो उसके साथ साथ क्या होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि बॉडी में आप एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है और उसके बाद में एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो एंटीजन जाकर काम करेगा। एक्टिव होती है आर्टिफिशियल, एक्टिव एक्वायर्ड होती है क्योंकि ये जन्म से नहीं मिलती है, मैन मेड होती है, वैक्सीन उससे लगा करके आप इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है कौन सी होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे प्राप्त होगी, तो वैक्सीन से होने वाली जो प्राप्त होती है एक्टिव वो होती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन बात करें यहाँ पर अगर इन्फेक्शन से प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल की जगह होगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होती है। किससे होती है, इन्फेक्शन से होती है। लेकिन बात करें वैक्सीनेशन से कौन सी डेवलप होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल कौन सी होती है और मेनली नेचुरल कौन सी होती है। आगे बात करेंगे इस केस में क्या दे सकते हैं आप, वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। अब वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन कितना देना है, 0.5, सॉरी यहाँ पर वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, कितना देते हैं, तो यहाँ पर डोज की बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि रूट क्या होता है, तो इसका जो रूट दिया जाता है IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। आगे बात करते हैं इसके डोज की कि इसको कितना डोज देते हैं, IG VZ, अगर आप इसको लिखे तो यहाँ पर VZIG लिख सकते हैं। वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन डोज होती है कितनी देते हैं, तो यहाँ पर 5 ml दी जाती है। अब 5 ml में टोटल डोज की बात करें तो 625 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। बात करें 1 ml में कितना इंटरनेशनल यूनिट आता है, तो 125 इंटरनेशनल यूनिट इसमें मेनली देखने को मिलता है। 5 ml देंगे, टोटल डोज होती है इम्यूनोग्लोबुलिन के 625 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। लेकिन 1 ml में कितना देखने को मिलेगा, तो 1 ml में कितनी मिलती है, यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा 125 इंटरनेशनल यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका अब कब दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने में देनी है, कब देनी है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करना है। पोस्ट अगर आप एक्सपोजर हो चुके हैं इससे, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए कब विथ इन स्टार्ट करनी होती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में कब देनी होती है, तो यहाँ पर विथ इन 10 डेज में इसको स्टार्ट कर देना होता है, विथ इन 10 डेज। लेकिन इसको आइडियल माना जाता है, आइडियल मानते हैं कि आपको विथ इन कब स्टार्ट कर देनी है, विथ इन 96 आवर्स, 96 आवर्स या फिर विद इन 4 डेज में इसको आइडियल माना जाता है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या करना है, विद इन 10 डेज में इसको स्टार्ट करना है। लेकिन आइडियल पूछ ली जाए तो यहाँ पर बेस्ट आंसर देना है आपको कि विद इन
4 डेज में या 96 आवर में इसको स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से देश और दुनिया के बनने वाले हर क्वेश्चन को, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से आने वाले देश और दुनिया के हर क्वेश्चन को यहाँ पर डील करा गया है। बशर्ते आपको क्या करना है कि यहाँ पर मेनली फोकस करना है। किस पर करना है? मेहनत पर करना है, पढ़ाई पर करना है, पढ़ाई से जी चुरा कर नहीं भागना है। अगर आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आज आपने सर झुका करके मेहनत कर ली है तो आने वाले समय में सबसे बड़ा असर आपका ही होने वाला है। इसीलिए मेहनत से कभी भी घबराए नहीं। अगर आपके जीवन में कभी कोई संघर्ष या तकलीफ आती है तो उससे आपको भागना नहीं चाहिए। उसको अपने क्या करना है, उसको अपना जोश जुनून और जज्बा के बरकरार रख के पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में उससे निपटने की तैयारी करनी है। और उससे कब आप किस तरीके से उसको फेस करना है ये उस टाइम पर डिपेंड करता है। तो मेनली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने जोश जुनून और जज्बे के साथ में पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को साध करके उसके लिए मेहनत करनी है। आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के बाद अपना बनाया हुआ टारगेट बना करके उसको मेनली वहां तक आपको पहुंचने के लिए किस तरीके से आप वहां पहुंच सकते हैं उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। पूरे जोश जुनून में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। अगर नशाई करना है तो अगर आपको नशाई करना है तो मेहनत का करो ना यारो। अगर बीमारी भी लगेगी तो आपको सक्सेस वाली लगेगी। इसलिए आपको कभी भी अगर नशा करना है किसी चीज का तो मेहनत का करो, ताकि आने वाली हर परिस्थिति में आप मेहनत करोगे तो आपको अगर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और उस दिन के लिए आपको रातों दिन जाग करके मेहनत करनी पड़ती है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। इसलिए अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आज और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप आज का काम परसों पे और कल का काम परसों पे टालते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज का काम आपने अभी कर दिया तो आप राज करने वाले हैं कि जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। इसीलिए आपको आज का काम है अभी करना है, कल पर आपको काम नहीं टालना होता है। तो इसीलिए जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने कामयाबी की कहानी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। तो आपको मेहनत पर विश्वास करना है, अपने परिश्रम पर विश्वास करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो अपने हाथ पर हाथ रखे ही रह जाते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, आपकी बार उड़ान तय करेगी कि मंजर किसका होगा या आसमान किसका होगा। कि जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मिला है उसने तो उसने की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त, तुझे सारा जहान देखता है, तुझे सारा जहां देखता है। तो संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। इसलिए आपको संघर्ष करना है, संघर्ष से कभी नहीं भागना है, क्योंकि जो कभी इंसान संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब भी लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी हैसियत नहीं, आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। तो इसीलिए आपको क्या बनना है, उसकी जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। इसलिए आपके अपने स्टेटस को मेंटेन करना है और उसके लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो ख्वाब पहली क्लास में देखा था उसको बरकरार रख करके उसको पूरा करना है। कि सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। कि रास्ता भी हमें खुद बनाना है। कठिन राहों में भी जो आसमां को घर बनाते हैं, कठिन राहों में भी जो आसमां को घर बनाते हैं, जो मुश्किलों के समय भी हमेशा मुस्कुराते हैं, मंजिल भी प्रतीक्षा करती है उस राह की जो आसमान में सीढ़ी लगा करके घर बनाते हैं। तो इसीलिए आपको टारगेट सेट करना है, हाईयर जाना है और केवल नर्सिंग ऑफिसर बनकर ये नहीं रुकना है। देश और दुनिया के उस नर्सिंग के सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है जहां से आप अपने और अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। तो वहां पर अपने आप को एक गर्व फील हो, सुनने वालों को गर्व फील हो, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को गर्व फील हो। तो वहां पर ऐसा आपको काम करना है कि जहां पर देश और दुनिया से हर तरफ से आपको पूरी तरीके से शाबाशी मिलती रहे कि समय समय की बात है, कल तक जो रंग थे वो आज दाग है। तो इसीलिए समय समय की बात होती है, समय की बातों को, पुरानी बातों को भूल करके आने वाले समय पर क्या हो सकता है कि आप बेटर कर सकते हैं उसके बारे में आपको मेनली पूरा
फोकस करना होता है। ये खौफ, ये डर, ये मुश्किल, ये खौफ, ये डर, ये मुश्किल सब तेरे अंदर है। ये खौफ, ये डर, ये मुश्किल सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल करके देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। इसीलिए आप सिकंदर थे, सिकंदर है और सिकंदर रहोगे कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, बिगड़े से रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और जीत को जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए आपको जीत चाहिए, जीत जरूरी है। और जीत जरूरी है तो उसके लिए आपको मेहनत भी जरूर करनी पड़ेगी, कि जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, अक्सर कदमों की काबिलियत पर विश्वास करेंगे, वो एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।